जी अस्सलाम वालेकुम गाइस, क्या हाल चाल है? ठीक ठाक हैं, खैरियत से हैं? उम्मीद है सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत के साथ होंगे। आज हम आ चुके हैं अपनी लोकेशन MM आलम रोड पर और यहाँ हम रॉयल्टी आए हैं, ठीक है, रॉयल्टी इन एंड माउथफुल, उसकी बेसमेंट में हमने जाना है। बुक स्टूडियो है, शहरियार साहब ने हमें इनवाइट किया है, उनके हमने एग्जीबिशन को और उनके इवेंट को हम इंशाल्लाह कवर करेंगे। वुमेन के लिहाज से ही कुछ है, अब मुझे नाम नहीं याद आ रहा, दोबारा अभी पेश करूँगा नाम, तो ठीक है। फिर अब अंदर चलते हैं, शहरियार साहब को मिलते हैं और बेसमेंट में जाते हैं, इवेंट का आगाज़ करते हैं, ठीक है। मिलते हैं जी आपको बेसमेंट में जाकर। ये खुश टॉपिक लगता है, तो गुफ्तगू से पहले अक्सर जब इस तरह की डिस्कशन चल रही होती है जहाँ डिफरेंट एजेस के लोग बैठे होते हैं, यानी पीछे वाली सीट्स के ऊपर यंग ब्लड यंग माइंड्स बैठे हुए हैं और अगली सीट के ऊपर भी यंग माइंड्स ही बैठे हुए हैं। सो मेरे आपसे छोड़ देते सब माइंड तो ज़हनी सेहत टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले हम एक छोटा सा इंट्रोडक्टरी सेशन जो है वो कर लेते हैं, ताकि मैं तकरीबन 20 से 25 मिनट जो है वो इस सेशन को लेकर चलूंगा। एक पेरेंट की हैसियत से आप अपनी मेंटल हेल्थ पर और अपने बच्चों की मेंटल हेल्थ पर किस तरह से काम कर सकते हैं, अपने प्रोफेशन के अंदर रहते हुए आप अपनी मेंटल हेल्थ के ऊपर किस तरह से काम कर सकते हैं, तो इस तरह से हम इस सेशन को जो है वो लेकर चलेंगे। So my name is Shahriyar जी ठीक है, और वर्किंग इन बुक स्टूडियो एज अ लाइब्रेरियन। ठीक है। और सर मेंटल हेल्थ के बारे में यही कि साइकोलॉजिस्ट जो होते हैं लोग, यानी कि किसी को हर चीज का किसी न किसी चीज का फोबिया होता है, तो मुझे फोबिया के बारे में थोड़ा बहुत होना है, जिससे मेंटल आप समझते हैं कि आप जी नेक्स्ट। My name is Mohammad Ahmed and I'm currently studying in NCB&E in 5th semester. So I would like to say that mental health, I wanna say this is the anxiety and depression. एंजाइटी एंड डिप्रेशन, ठीक है। एक्चुअलाइजेशन ही नहीं है, मुझे उस रिलेशनशिप की रियलाइजेशन ही नहीं है, तो मैं मेंटली तौर पर हेल्दी नहीं। एक और मैं मिसाल दूंगा, उसके बाद हम अपना इंट्रोडक्टरी सेशन जो है वो कंप्लीट करेंगे। इमाम गजाली से किसी ने पूछा कि इमाम बताइए कि ज़हनी सेहतमंद इंसान कौन होता है। जरा गौर से ये मिसाल सुनिएगा, उन्होंने पेंडुलम की मिसाल दी। उन्होंने कहा पेंडुलम को अगर आप एक हिस्से से मूव करवाते हुए छोड़ते हैं तो वो क्या करता है, पहले अपने मिड में जहां से आपने उसको पकड़ा था और फिर अपने एक्सट्रीम की तरफ जाता है। कहते हैं दिमाग भी ऐसा ही है, अगर आपका दिमाग जो है वो खुश है, यानी अगर आप इस तरफ खुशी रखें और वो खुशी के उस पीरियड को एंजॉय करते हुए वापस नहीं आ रहा है, यानी वो खुश ही रह रहा है। गांव में आपने चल्ले देखे होंगे, वो क्या है, वो खुश ही रहते हैं, तो वो ज़हनी तौर पर सेहतमंद नहीं है। और अगर आप गमगीन है, अगर आप गम की सिचुएशन में है, तो हेल्थ एक्चुअली है क्या। एक और हदीस सुनिए और उसके बाद फिर हम लोग अपना जो है वो एक मजीद बैकग्राउंड जो है वो वाज़ेह हो जाएगा। जुमे का रोज है, आपसे तो एक वाइडर टॉपिक है, लेकिन जिस चीज को लेके मैं जरा कंसर्न रहता हूँ ये फील्ड से रिलेटेड है, दैट इज क्रिएटिव बर्नआउट। इसमें जो है आप कह रहे हैं कि आपकी प्रोडक्टिविटी जो है बहुत कम हो जाती है और आप लेजी फील करते हैं आप। उसको जो है कहने की जितनी देर फिर वो सेशन रहता है, वो फेज रहता है लाइफ का, वो मे भी 4 साल 5 साल या 1 महीने भी कवर हो जाए, लेकिन होता बहुत वो कहने के बहुत मुश्किल बहुत मुश्किल। सही, थैंक यू जी।
जिसका हो गया वो, ये भी मेंटल हेल्थ है कि आप कितने सेल्फ अवेयर है। जिसका हो गया वो अपनी अपनी बारी का इंतजार ना करे, बोले। मेरा नाम तैयब महफूज है जी। मैं पंजाब यूनिवर्सिटी से ई कॉमर्स कर रहा हूँ और ठीक है। मेरा ये जो मेंटल हेल्थ है इसके मतलब ये है कि हर एक इंसान किसी ना किसी से कम्युनिकेशन करता है, तो इसके लिए उसके लिए उसका मेंटली तौर पर प्रोटेक्ट होना वो बहुत इम्पोर्टेंट है। जरूरी मतलब है, कि इंसान अगर दे रहा है तो उसका हर किसी से कुछ ना कुछ लेन देन होता है, मामला वगैरह, तो इसके लिए उसको मेंटली तौर पर परफेक्ट होगा तो वो फिर ही करेगा। जी जी, मेरा नाम सलमान मोहसिन है। रिसेंटली अभी मैं पंजाब यूनिवर्सिटी BSc कॉमर्स हैदर कॉलेज में कर रहा हूँ। तो माय पॉइंट ऑफ व्यू से यही है कि जब तक हमें कोई सर्टिफिकेशन नहीं मिलती ना किसी भी काम से, सेटिस्फेक्शन नहीं मिलती हमें, वो हम सेटिस्फाइड नहीं होते किसी भी पॉइंट से, तो ये भी एक हमारा इम्पोर्टेंट है। वो उस टाइम हम जो है कि टेंशन में होते हैं, कभी कभी खुश होते हैं, कभी गमगीन होते हैं, तो जो ये लेवल होता है ना, ये भी इसमें इंक्लूड होता है। ठीक है, मेंटल हेल्थ। ठीक है। या तक आप डिप्रेशन में रहते हैं, लाइक आपकी बात कोई नहीं सुन रहा, आपकी बात को कोई वैल्यू नहीं दी जा रही, चाहे आप किसी भी चीज से रिलेटेड बात कर रहे हैं। आपको जैसे आजकल छोटे बच्चे होते हैं ना, उनकी बात को वो सही भी बात कर रहे हैं तो उनको ऐसे समझा जाता है जैसे ये कुछ भी कह रहे हैं, उनकी बात को वैल्यू नहीं देते। इसी तरह कोई बड़ा है, कोई भी है, आप जब किसी की बात को वैल्यू नहीं देते, शायद वो अपनी मेंटल हेल्थ जैसा उसको होना चाहिए वो उस पोजीशन पर नहीं रहता। सही। माय नेम इज जुबिया। तो अल्लाह का शुक्र है, मुझे कुछ इस बारे में कहना नहीं है कि मैं समझती हूँ कि काफी हद तक जो आपने बातें बताई हैं तो सबसे बड़ा एक मेंटली हेल्दी बंदा पता क्या होता है? ये जो जुमला आपने पहले बोला ना, अल्लाह का शुक्र है, एक ऐसा बंदा जो ज़हनी तौर पर सेहतमंद होता है, वो हमेशा ग्रेटिट्यूड की फीलिंग्स में होता है, हमेशा वो शुक्रगुजार होता है, हमेशा वो नाउमीदी से मूव करते हुए कहां पर आ रहा होता है? उम्मीद की तरफ आ रहा होता है। मैं एक आपसे मिसाल शेयर करूं, मेरे क्लिनिक पर एक क्लाइंट आई, वो एक हाउसवाइफ थी, उसको कोई मेंटल हेल्थ इश्यूज थे। उसको मैं ये चीज जी, मेरा खावन मेरी बात नहीं सुनता और मेरी सास ये और मेरी ये और मेरी ये, उसको मैंने कहा यार तुम ग्रेटिट्यूड, तुम जरा शुक्रगुजारी को एक्सप्लेन करोगे, तुम्हारी जिंदगी में शुक्रगुजारी क्या है? उसने कहा मैं किस चीज पर शुक्र अदा करूं, मेरे तो ना मेरे खामद बात सुनता है, गुजारी करूं। बड़ी सेंसिटिव सी और आम सी चीज है भाई। आप रात को सोए और सुबह को अल्लाह ताला ने आपको तौफीक दी कि आप उठ गए, तो क्या आपने अल्लाह का शुक्र अदा किया? क्या आपने जब अपने आप को मिरर के अंदर सुबह वॉशरूम के अंदर अपने दांत को ब्रश करते हुए अपने आप को मिरर के अंदर देखा और आपने अपने आप को खूबसूरत पाया, तो क्या आपने शुक्रगुजारी की? क्या जब आप वहां से निकले और आपकी वालिदा ने, आपके वालिद ने, आपकी बीवी ने आपको ब्रेकफास्ट जो है वो सर्व किया, तो क्या आपने उसका शुक्रिया अदा किया? क्या आपने अपना शुक्रिया अदा किया कि आपने अपने लिए अपने दांतों को जो है वो साफ किया है? तो आपने कभी अपना शुक्रिया अदा किया? नहीं किया। इसका मतलब ये है कि हम कहते तो हैं कि हम लोग मेंटल हेल्थ और ज़हनी सेहत और इन चीजों के बारे में जो है वो सोचते हैं, या ये जितना आप लोगों ने पीछे बताया कि ये बड़ी जरूरी है, लेकिन हमने हमेशा इस एक टॉपिक को इग्नोर किया। एक रिसर्च के मुताबिक पाकिस्तान के अंदर 25% लोग जो है वो मेंटल हेल्थ उनकी ठीक नहीं है, वो किसी ना किसी इशू का जो है वो शिकार है। या किसी वालिदा ने आप अपनी बेटी से ये पूछा कि आज तुम गमगीन लग रही हो तो चलो मैं तुम्हें किसी डॉक्टर के पास ले जाऊं? हम नहीं पूछते। क्या पूछा कि तुम बड़ी चुप चुप हो, क्या हुआ है तुम्हें? मैं पूछती हैं। तो आप मेंटली हेल्दी हैं, या आप अपने आप को जो है वो शाबाशी दें कि आप मेंटली हेल्दी हैं? ये बड़ी बेसिक सी चीजें होती हैं। आपको बताऊं मैं एक चीज, पाकिस्तान के अंदर सबसे ज्यादा डेथ रेट किस बीमारी से है? हार्ट अटैक से है। हार्ट अटैक से है सबसे ज्यादा डेथ रेट जो है वो रिसर्चेस के मुताबिक। ये तो देख लिया कि हार्ट अटैक हुआ है, लेकिन हार्ट अटैक की वजह क्या बनी भाई? वो ओवरथिंक कर रहा था, उसे किसी ने पूछा ही नहीं।
वो अपने एक गम वाले डार्क फेज में था, उससे किसी ने बात ही नहीं की। उसको कोई जॉब का इशू था, उसके किसी दोस्त ने उससे पूछा ही नहीं। उसको कोई और जो है वो एंजाइटी, डिप्रेशन, ओसीडी, ये तो आपने एंजाइटी, डिप्रेशन, आपको पता है इस तरह की ढेरों बीमारियां हैं जो कि ज़हनी सेहत वाली चीजें। ये मोबाइल क्या है? ओ भाई ये भी तो एडिक्शन है ना। ये जो सेल्फियां अपलोडिंग है या ये जो आपका जो सोशल स्टेटस है, भाई इतने लाइक्स, इतने ये क्या है? ये भी एडिक्शन है। ये भी एक पूरे का पूरा डिसऑर्डर है। अगर आप पढ़ें तो इस सारी की सारी चीजों को देखें तो बात करने का मकसद और कहने का मकसद ये है कि हम छोटी छोटी चीजों से, छोटी छोटी एक्सरसाइजेस से अपनी मेंटल हेल्थ को ठीक भी रख सकते हैं और जो हमारे इर्द गिर्द के लोग हैं उनकी भी मेंटल हेल्थ पर हम लोग काम कर सकते हैं। ठीक, जी सर। मेरा नाम बेनजीर खान है और मैं समझता हूँ कि जो आपकी मेंटल हेल्थ है तो डिपेंड करती है आपकी पॉजिटिवनेस पे। ठीक है। और दुनिया का सबसे बड़ा इनाम भी ये है, क्योंकि अगर आप हर चीज़ को पॉजिटिवली देखें तो आप शुक्र अदा करना भी सीखें, अच्छा करने के लिए उनका भी शुक्र अदा करके और उनको ब्लॉक करना भी सीखें। तो जहाँ आप एक चीज़ को पॉजिटिव लेना शुरू करते हैं, यही मैं पढ़ रहा था अब्दुल वहीद काकर साहब की, जो भी पिछले दिनों स्कॉलर हैं उसके, मैंने कहा था अभी तक की मेरी जितनी भी मेरी इल्म है वो इस चीज़ पे ख़त्म हो जाता है कि दुनिया की सबसे बड़ा इनाम जो इंसान है वो आपकी पॉजिटिव सोच है, और दुनिया का सबसे बड़ी जो तकलीफ और जो बाकी आपको जो आपकी मेंटल हेल्थ को डिसेबिलिटी में ले जाती है वो आपकी नेगेटिवनेस एनर्जीज है। एक पॉजिटिव एनर्जी है और एक आपकी नेगेटिव एनर्जी है। मैं एक आपसे स्टोरी शेयर करता हूं। मैं एक लड़के को जानता हूं जिसको कोई मेंटल हेल्थ इशू था। अच्छा, मेंटल हेल्थ जो इशू उसको था वो उसको हमेशा रोकता था कुछ कहने से। उसके अंदर का जो डर था वो ये कहता था कि यार अगर मैं कुछ बोल दूंगा तो ये जो मेरे इर्द गिर्द के लोग हैं ये मुझे पता नहीं जज ना करना शुरू कर दे। तो जब वो बचपन में था, छोटा था, तो उसकी वालदा जो है वो उसको स्कूल में, जिस तरह से मोहल्ले के स्कूल होते हैं उसमें उसने डाल दिया। अब वो हमेशा वो जो लास्ट वाली सीट है ना उसके ऊपर बैठता था। चाहे उसकी वालदा उसको 7 बजे भी स्कूल के अंदर छोड़ दें और फ्रंट सीट्स या फ्रंट डेस्क के ऊपर कोई भी ना बैठा हो, वो कोशिश ये करता था कि वो लास्ट वाले बेंच के ऊपर जो है वो बैठे। अब आपने दो एनर्जीज को समझना है, एक पॉजिटिव एनर्जी है और एक नेगेटिव एनर्जी है। ये जो अभी बात हुई ना पॉजिटिव सोच की, जरा आप सोचकर देखिए किसी को माफ करना आसान होता है क्या? कोई बंदा जिसने आपके साथ ज्यादती की हो उसको माफ करना आसान होता है? दुनिया का सबसे औखा काम है, सबसे औखा काम है। अल्लाह की अता शामिल ना हो, अल्लाह की ब्लेसिंग शामिल ना हो, और रिसर्चेस के मुताबिक हर वो बंदा वो माफ किसी दूसरे को कर सकता है जो खुद को माफ करना जानता है। ये सबसे बड़ी बात है। अगर मुझसे कोई नमाज अदा नहीं हो सकी है तो मैं अल्लाह से माफी मांग लूं। कोई मखलूक तो नहीं देख रही है आपको। चलो मैं खुद को, मैं मुझसे झूठ बोला गया है, अनजाने में बोला गया है, तो मैं माफ कर दूं। अच्छा, मुझसे किसी के साथ ज्यादती हो गई है तो सबसे पहले रिसर्चेस ये कहती हैं कि हर वो इंसान वो दूसरों को माफ कर सकता है जब तक वो खुद को माफ करना सीख ना ले। अब आप उस बच्चे की मिसाल सुनिएगा। वो छोटा सा बच्चा है, उसके अंदर दो एनर्जीज हैं। एक एनर्जी उसको कह रही होती है कि भाई तुम अगर जल्दी आ गए हो तो आगे बैठ जाओ, लेकिन वो जो नेगेटिव एनर्जी है ना, वो जो बला उसके अंदर किसी ना किसी तरह से बैठी हुई है, उस बला को आप नाम दे दें किसी भी ऐसी चीज का जो कि उसकी मेंटल हेल्थ को क्या कर रही है, डिस्टर्ब कर रही है। वो पीछे बैठा हुआ है। चलते गए दिन, चलते गए दिन, चलते गए दिन, वो पीछे, वो अगली सीट के ऊपर नहीं आ रहा है। उसकी वो जो नेगेटिव एनर्जी अंदर बैठी हुई है वो उसकी पॉजिटिव एनर्जी पर हावी है, वो उसको नहीं आने दे रही है। लेकिन वो बच्चा जो है वो पीछे बैठा रहता है। तो इसको जरा चेक करवाए, इसको कोई इशू तो नहीं है।
बाजार तो वो मोटा ताजा है, लेकिन जरा चेक करेंगे उसको कोई इशू तो नहीं है। अच्छा, तो वालदा ने बात की, किसी डॉक्टर को दिखाया, मामलात किए, चीजें की, टेस्ट वगैरह हुए, बड़े 10 फिट, कोई मसला नहीं। किसी एक दिन ना उस बच्चे ने खुद सोचा कि यार अच्छा चलो मैं वो लास्ट वाले बेंच पे बैठा हुआ हूं, तो मैं जरा थोड़ी सी हिम्मत करता हूं और मैं हिम्मत कर कर वो जो लास्ट वाली सीट है उससे अगले वाली सीट के ऊपर शिफ्ट करने की कोशिश करता हूं। खुद को अभी उसने किया नहीं है, लेकिन उसने सोच का क्या कर दिया, आगाज कर दिया। ये पहली चपेड़ है उसकी नेगेटिव एनर्जी को, और मारी किसने है, उसके अंदर जो पॉजिटिव एनर्जी जो है वो बैठी हुई है उसने। अभी उसने किया नहीं है, अगले दिन फिर से उसने कोशिश की कि यार चलो मैंने कल सोचा आज मैं कर कर देखता हूं। आज उसने किया। वो लास्ट पर बैठने वाला बच्चा जो है वो अब कहां शिफ्ट हो गया, सेकंड लास्ट बेंच पर आकर शिफ्ट हो गया। इसका मतलब क्या है कि उसकी जो नेगेटिव एनर्जी जो हमेशा उसकी पॉजिटिव एनर्जी पर हावी आ रही थी, वो उसने उसको पहली शिकस्त जो है वो वहां दे दी। तो उसके बाद वो करता गया करता गया करता गया करता गया। एक ऐसा बंदा जो बिल्कुल बच्चा लो कॉन्फिडेंस के साथ, प्रेशर आ रहा है, महसूस हो रहा है, मैनेज नहीं हो रहा है, भाई वो कर रहा है, मैनेजमेंट उसकी है ही नहीं, बोलना चाह रहा है, सोच रहा है कि पता नहीं इर्द गिर्द के लोग, उसके टीचर वो क्या सोचेंगे। और आज वही बच्चा जो है वो 27 साल के बाद जो है वो इस रोस्टम के ऊपर जो है वो आपसे बात कर रहा है और उसका नाम फरीद अहमद है। प्रॉब्लम है तो आप अपने घर के अंदर इस तरह का एनवायरनमेंट बनाएं, वगरना उसको ये थेरेपी सेशंस जो है वो सूट नहीं करेंगे। तो मैंने पहले बोला है कि यहाँ दोनों एंड्स के ऊपर काम करने की जरूरत है। घर वही चल रहा होता है, खुशगवार चल रहा होता है, मेंटली हेल्दी चल रहा होता है, जहां पेरेंट्स और बच्चे दोनों जो है वो पैरेलल जो है वो चल रहे होते हैं। अगर कोई इस तरह का कोई इशू है, मिसाल के तौर पर आप कहते हैं जी कि आपके पेरेंट्स आपकी बात नहीं सुनते हैं, तो आपको मैं ये सजेस्ट करूंगा कि आप खुद पहले सेशंस लें और किसी एक्सपर्ट से पूछें कि आप एज अ बेटा जो है वो अपने बाप को किस तरह से समझा सकते हैं, आप एज अ बेटा अपनी मदर को किस तरह से समझा सकते हैं, वो समझ जाते हैं। बहुत ही कोई मतलब ये समझ लीजिए कि तंग जहन का बंदा भी अगर उसकी बेटी या उसका बेटा उसको समझा रहा है और वो जो समझा रहा है वो पहले समझ कर आया तो वो समझ जाते हैं और बात हो जाती है। जी नेक्स्ट। सर मैं ये बात पूछना चाहता हूँ कि जब हमारा कोई दोस्त हमसे कोई ऐसी बात हमें कर देता है, तो जब वो बात करता है तब तो हमें बहुत गुस्सा आ जाता है ना, वो बात बड़ी बुरी लगती है। हालांकि वो बेस्ट फ्रेंड है, मैं उसको इग्नोर भी कर सकता हूँ, लेकिन मैं ट्राई करता हूँ उसको इग्नोर करने की, लेकिन वो होता नहीं है, मुझे तब बहुत गुस्सा आता है। लेकिन कुछ टाइम के बाद मुझे उस पर मुझे रियलाइज होता है कि मुझे ऐसा गुस्सा नहीं करना चाहिए। कभी कभी होता है कि मैं जस्ट इमोशंस करता हूँ, मैं अपनी फीलिंग्स को जो इमोशंस के जरिए में दिखाता हूँ, मैं बात नहीं करता, लेकिन मुझे उस पर भी बड़ा अफसोस होता है। तो मैं इसको कैसे ओवरकम कर सकता हूँ? मतलब या तो मैं उसको करूँ ना, या फिर अगर मुझसे हो गया है तो मैं उसको भूलूं कैसे? बेस्ट पॉइंट मेरे ख्याल से ये है कि मुझे इग्नोर कर देना चाहिए। तो मैं इसको कैसे इग्नोर करना आसान नहीं होता है बेटा। आपने एक बात हमेशा जहन में रखनी है, ये जो आप कह देते हैं ना कि भाई मैंने तो कह दिया कि माफ कर दिया करें, कि जब भी आप इस तरह के सिचुएशन में हो ना, कि जहां आपको लगे कि भाई अब तो मैंने ये जो बंदा मेरे साथ बात कर रहा है ना, इससे मेरी लड़ाई होकर ही रहनी है, तो ये हदीस के अंदर ये बात मौजूद है कि आप जिस सिचुएशन में हैं, आप अपनी उस सिचुएशन के अंदर अगर बैठे हुए हैं तो खड़े हो जाए, अगर खड़े हुए हैं तो बैठ जाए। और आपने जो अपना अटेंशन स्पैन है ना, ये साइकोलॉजिकली मैं आपको बता रहा हूं, जो रिएक्शन का स्पैन होता है ना वो चंद नैनो सेकंड्स होता है। यानी अगर मुझे उस सिचुएशन में उस टाइम पर गुस्सा आ रहा है ना, तो 1 मिनट के बाद मेरा गुस्सा, वो सिचुएशन चाहे वही हो, लेकिन वो गुस्सा जो है वो कम होना शुरू हो जाएगा। तो आप ये कोशिश करें कि उस टाइम पर, जिस टाइम पर आपने उस इमोशन का इजहार करना है ना, उसको थोड़ा सा जो है वो अपने जहन को चेंज कर लें, उस सिचुएशन से जो है वो निकल जाए, कहीं बाहर निकल जाए अगर, और अपनी बॉडी पोर्शंस को चेंज करने की कोशिश करें। और यही बात जो आपने इग्नोर करने वाली बात की है ना बेटा, आप एक बात हमेशा याद रखें, वो दोस्ती नहीं है जिससे आपको पॉजिटिव एनर्जी नहीं मिल रही। और अगर पॉजिटिव एनर्जी नहीं मिल रही है
तो वहां टाइम इन्वेस्ट करने की जरूरत नहीं है। आपको अपना पता है, आपको पता है कि मुझे ये चीज मोटिवेट करती है। भाई वो हमने बड़ी मशहूर कहावत सुनी हुई है कि भाई गीदड़ को आप शेरों में लाकर बिठा दें, गीदड़ शेर हो जाएगा। शेर को आप गीदड़ों की महफिल में बिठा दे तो जो है वो शेर जो है वो गीदड़ हो जाएगा। तो ये आपको पता है कि आपके इर्द गिर्द के लोग आपको पॉजिटिव एनर्जी दे रहे हैं या आपको नेगेटिव एनर्जी दे रहे हैं। अगर पॉजिटिव एनर्जी दे रहे हैं, शुक्रगुजारी के साथ उसका शुक्रिया अदा करें, उस दोस्त का शुक्रिया अदा करें, अपने पेरेंट्स का शुक्रिया अदा करें, अपने इर्द गिर्द के लोगों का शुक्रिया अदा करें जो आपको पॉजिटिव एनर्जी दे रहे हैं। और अगर नेगेटिव एनर्जी मिल रही है उसको बताने की भी जरूरत नहीं है। सबसे जबरदस्त बदला पता क्या होता है? खामोशी। आप खामोश है, अब वो बुरे भले जो बोल रहा है ना उसकी इंटेंसिटी बढ़ जाएगी। क्यों यार, इसको फर्क ही नहीं पड़ रहा। और एक टाइम आएगा कि वो अपने उस इमोशन से खुद ब खुद साइड पर हो जाए और किसी का कुछ सवाल नहीं हो तो उस इंसान को खुद से बात करने की आदत हो जाती है, वो खुद से बातें करने लग जाता है। तो बाज़ औक़ात उसको जज किया जाता है कि शायद ये पागल है या इसको खुद से बातें करने की आदत है, उसको बुरी तरीके से जज किया जाता है। तो इसके हवाले से बताया कि क्या खुद से बात करना ये मतलब आपका जो ज़हनी तवाज़ुन है वो ठीक नहीं है, इस चीज़ पर दलालत करती है। मैं आपको बताऊं, इस्लामिक भी इसकी भी मिसाल मैं आपको देता हूँ। आपको पता है हर वो इंसान वो अपने आप को शाबाशी दे जिसकी तन्हाइयां जो है ना वो पाक हैं, जिसकी तन्हाइयां जो है वो मुस्बत है, जो तन्हाइयों के अंदर आपने ना हमेशा एक मैं टिप देता हूं आपको, अगर तो तन्हाई में की हुई बात आपको आपके रब के करीब कर रही है तो वो ब्लेसिंग है। अगर तन्हाई में की हुई बात आपको आपके रब से दूर कर रही है तो वो ब्लेसिंग नहीं है। अगर तन्हाई में की हुई बात आपको ये कह रही है कि मेरी माँ ने आज जो है वो मेरी मर्जी की जो है वो हंडिया नहीं पकाई है, या आज उसने छोटी मेरी सिस्टर को ज्यादा प्यार कर लिया है, आज उसने भाई को ज्यादा पैसे दे दिए, तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि वो आपको क्या कर रही है, वो आपको डिस्ट्रैक्ट कर रही है। तो यहाँ आपको किसी साइकोलॉजिस्ट के पास जाने की जरूरत है। मैं फिर कह रहा हूं आपको।